नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एसएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर रहे हैं उनके क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। फुल डिटेल में कराऊंगा, छोटी वीडियो होगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रखने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सैयद रूलर ऑफ दिल्ली? आंसर हो जाएगा ख्रिज शाह, ख्रिज खां है इनका नाम। इन्होंने क्या किया, ये पहले मेंबर बन गए थे, पहले रूलर बने थे सैयद डायनेस्टी के। यहां पर बात हुई है सैयद डायनेस्टी किसके अंतर्गत आती है? ये आती है सल्तनत के, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। तो हम बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत में कितनी डायनेस्टीज रही हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इसका आंसर। तो 5 डायनेस्टीज रही हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर। 1206 में इसकी स्थापना हुई और पहली डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, जिसको दूसरा नाम इसका है ममलूक डायनेस्टी। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसके बाद 1290 में दूसरी डायनेस्टी बनती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी को जलालुद्दीन ने बनाया था। उसके बाद 1320 में तुगलक डायनेस्टी बनती है, गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। 1414 में सैयद डायनेस्टी बनती है, ख्रिज खां ने बनाया था, जो कि यही क्वेश्चन था आपके लिए। और 1451 में लोदी डायनेस्टी बनती है, बहलोल लोदी ने बनाया था। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद चाइना? आप मेरी अगर करंट अफेयर की वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो यकीन मानो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बच्चों वाले होंगे, क्योंकि वहां पर मैं करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक भी कवर करता हूं, तो आप उसको जरूर फॉलो करें। यहां पर बात करते हैं चाइना के साथ भारत का कौन सा स्टेट है जो सबसे लंबी बाउंड्री को टच कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए हम बात करते हैं, यहां पर आपको आंसर दिख ही रहा होगा। यहां पर बात करते हैं चाइना के साथ, हमको पता चल गया अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबी बाउंड्री टच कर रहा है। म्यांमार के साथ कौन कर रहा है? तो म्यांमार के साथ भी अरुणाचल प्रदेश ही सबसे लंबी बाउंड्री टच कर रहा है। ठीक है, आपको मालूम होगा बहुत सारे देश अरुणाचल प्रदेश का कुछ पार्ट चाइना का मानते हैं। तो भारत देश के अकॉर्डिंग डेटा में अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री सबसे ज्यादा म्यांमार के साथ है, लेकिन और दूसरे कुछ देश हैं उनके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ, सबसे ज्यादा बाउंड्री टच हो रही है मणिपुर के साथ। वो वाला आप डेटा मत मानिएगा, आप अरुणाचल प्रदेश ही मानिएगा। ठीक है, बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री कौन टच कर रहा है? तो पश्चिम बंगाल हो गया। भूटान के साथ आपको दिख रहा होगा असम सबसे लंबी बाउंड्री टच कर रहा है। नेपाल की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश है जो कि सबसे लंबी बाउंड्री नेपाल के साथ टच कर रहा है। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो 2019 में 31 अक्टूबर 2019 में 19 से पहले जम्मू कश्मीर इसका आंसर था, लेकिन अब चेंज हो गया है। अब जम्मू कश्मीर 2 भाग में टूट चुका है, इसीलिए अब आंसर हो चुका है इसका राजस्थान पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी बाउंड्री टच कर रहा है। तो आपको सब समझ आ गया होगा। चलिए, यह हमारी एक ई बुक है जिसमें हमने 200 क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। 4 जो सब्जेक्ट हैं उनको यहां पर कवर किया है। आने वाले जितने भी एग्जाम है ना, जो अब हो रहे हैं एसएससी के, रेलवे के, तो उन सारे एग्जाम्स में आपको बेनिफिट ये जरूर देगा। तो आपसे अनुरोध है, सिर्फ 99 रुपीज की है, आप इसको जरूर खरीद लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो द जॉइंट प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड। पहले हमको यह तो मालूम हो कि वेपराइजेशन प्रोसेस क्या होता है। वेपराइजेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, और कंडेंसेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस इनमें से किस में होती हैं, ये पूछ रहा है। तो सब्लिमेशन तो ऐसा कोई प्रोसेस है नहीं। उसमें क्या होता है? सब्लिमेशन होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो, तो यह आंसर तो नहीं होगा। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी में कलर का एक्सट्रैक्शन होता है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। डिस्टिलेशन क्या होता है? इसके बारे में आपको बताता हूं अगली वाली स्लाइड में। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन होता है हमें सॉलिड्स को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना है, अलग करना है। तो क्रिस्टलाइजेशन, जैसे नमक वगैरह हम टाटा का नमक खाते हैं तो वो यही प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। तो डिस्टिलेशन इसका आंसर हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको अगली वाली स्लाइड में बताता हूं। देखिए, डिस्टिलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड मिले होते हैं।
अब दो या दो से ज्यादा लिक्विड जब मिले हुए हैं तो हमें उन लिक्विड्स को अलग अलग करना है, तो हम क्या लगाएंगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस, ये जो कि पूरा स्ट्रक्चर उसी का है। अब होता क्या प्रोसेस है, देखो मान लो एक लिक्विड है 100 डिग्री में गर्म हो जाता है, मतलब उबलने लग जाता है, वेपर में बनने लग जाता है। एक है 200 में बनने लग जाता है। तो 100 में जो बनता है हम नीचे से 100 वाला टेम्परेचर देंगे। जब 100 वाला टेम्परेचर देंगे तो वो लिक्विड क्या होगा, वेपर में बनने लग जाएगा। क्या हो गया, वेपराइजेशन प्रोसेस हो गया, लिक्विड से वेपर में हमने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम जब इधर पहुंचाएंगे तो कंडेंसेशन, मतलब हमने क्या प्रोसेस किया, एक कूलर लगा रखा है, कूलर मतलब कूल करेगा वो उस जो हवा आ रही है, जो वेपर आ रहा है, तो क्या करेगा, वो कंडेंसेट करेगा उसको, मतलब कंडेंसेट का मतलब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा और हम एक कंटेनर में इकट्ठा कर लेंगे। तो हमारा एक लिक्विड अलग अलग हो गया, दूसरा लिक्विड वहां पर रह गया, तो अलग अलग हो गए। ये पूरा प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसमें वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों होता है। तो आंसर यही था हमारा, डिस्टिलेशन, और ये प्रीवियस ईयर में आपके आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो द भूपेन हजारिका सेतु, ऑल्सो कॉल्ड ढोला सदिया ब्रिज, विच कनेक्ट आसाम एंड, तो आसाम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट कर रहा है। अब ये जो है हमारा भूपेन हजारिका सेतु, ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। कितना है, 9.2 किलोमीटर का इसकी पूरी लेंथ है, ठीक है। और ये किस नदी के ऊपर बना है, तो लोहित नदी के ऊपर बना है, और ब्रह्मपुत्र, असम में तो ब्रह्मपुत्र नदी है, उससे पहले लोहित नदी पर बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसको उद्घाटन किया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बराए, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अ रीजन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी वेयर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा कैन बी स्टोर्ड फॉर रैपिड एक्सेस इज कॉल्ड। देखो अगर आप एक ही साइट में या फिर एक ही वेबसाइट, मान लो फेसबुक में ही आप रेगुलर जाते रहते हैं, तो आप जरूर आप खुद भी सोच रहे होंगे कि पहले जब गए थे स्टार्टिंग में तो इसमें आने में बहुत टाइम लगा था, क्योंकि कंप्यूटर, आपका जो कंप्यूटर था नया था, वो फेसबुक को जानता नहीं था। लेकिन जब आपने रेगुलर जाना शुरू कर दिया तो फिर बहुत जल्दी जाने लग गए। क्या चेंज आया, उसने क्या किया, अपना एक शॉर्टकट, आपका जो आप जिस साइट में जा रहे हैं, फेसबुक में जा रहे हैं, उसका शॉर्टकट उसने बनाकर रख लिया, और जैसे ही आप फेसबुक डालते हैं वैसे ही वो उस शॉर्टकट को ही आपको पकड़ा देता है, लो भैया पहुंच गए। तो यही पूछ रहा है कि आप फ्रीक्वेंटली किसी साइट पर जाते रहते हैं, तो वो चीज, उसका एक शॉर्टकट कह लो या उसका कोई रेफरेंस कह लो, वो स्टोर कर लेता है। तो कहां पर स्टोर करता है, तो वो है आंसर हमारा कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी में स्टोर कर लेता है, और कैशे मेमोरी में स्टोर करके आपको बहुत फास्टली वहां पर पहुंचा देता है। मतलब कैशे मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है बहुत ज्यादा कम है। यहां पर बात करते हैं, देखो एक्सेस टाइम मैंने लगा रखा है, ये वाली मेमोरी वो मेमोरीज हैं जो हम नॉर्मली स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। हम जैसे पेन ड्राइव हो गया, मैग्नेटिक टेप्स यहां लिखा हुआ है, डीवीडी हो गया, सीडी हो गया, ये सारी बातें कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, इनका नीचे वालों का स्टोरेज ज्यादा होता है, ऊपर वालों का स्टोरेज कम होता है। इस तरीके से आप जाएंगे ना तो स्टोरेज आपका कम होता जाएगा, और नीचे आएंगे तो आपका एक्सेस टाइम कम होता जाएगा। एक्सेस टाइम मतलब सबसे ज्यादा एक्सेस टाइम किसका कम होता है, तो सीपीयू के पास होता है रजिस्टर। सीपीयू की अपनी मेमोरी होती है रजिस्टर, तो रजिस्टर के पास सबसे कम एक्सेस टाइम होता है, मतलब किसी भी डेटा को निकालने की जो स्पीड है वो सबसे कम होती है। और अगर आप बोलो टेप में निकालने की, तो टेप में सबसे ज्यादा होती है। टेप में किसी भी डेटा को निकालने की जो कैपेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। मतलब टाइम बहुत लगता है यहां पे सर्च करने में, यहां पे टाइम बहुत ज्यादा कम लगता है, यहां पे बहुत ज्यादा लगता है। समझ रहे हो ना, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट्स नेपाल फ्रॉम भूटान। नेपाल को भूटान से कौन अलग करता है? अधिकतर लोग आंसर जानते हैं, सिक्किम। अगर आप मेरी डेली करंट अफेयर की वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपको जरूर पता होगा। देखिए सिक्किम यहां पर दोनों के बीच में है। अब बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज जाएंगे, क्या यहां पर वेस्ट बंगाल नहीं है? ऑप्शन में वेस्ट बंगाल नहीं था ना। अगर सिक्किम ऑप्शन में नहीं होता, उसकी जगह वेस्ट बंगाल होता, तो आप वेस्ट बंगाल को भी आंसर लगा सकते थे, ठीक है। चलिए आपको यहां पर एक चीज और रिवाइज करा दूं। हमारे जो भारत देश है वो नेपाल के साथ 5 राज्यों के साथ अपनी ज्वाइंट करता है बाउंड्री को, और भूटान 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे ज्यादा
जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसकी होती है, तो गामा रे की होती है। यहां पर बात करते हैं, ये गामा रे आपको लगा रखा है मैंने आंसर। देखिए गामा रे की सबसे ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी, उसके बाद एक्स रे, उसके बाद यूवी, उसके बाद जो ये रंग बिरंगी सी लाइन दिख रही है ना आपको, ये विजिबल रेस, मतलब जो विजिबल हमें क्या दिखती है, विबग्योर, आपको पता हो विबग्योर, जो कि इंद्रधनुष जो बनता है उसके कलर। और उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो की सबसे कम होती है फ्रीक्वेंसी और गामा की सबसे ज्यादा होती है। और वेवलेंथ उल्टा है, वेवलेंथ उल्टा है मतलब रेडियो की जो वेवलेंथ है बहुत ज्यादा है, गामा की सबसे कम है। एनर्जी की बात यहां पे की गई है, तो एनर्जी एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू एच एफ। यहां एफ तो है फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। तभी आप देख सकते हैं दोनों का चार्ट इसी तरीके का बना हुआ है, जहां पर मतलब गामा की एनर्जी भी ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। और लेकिन एच मैंने लिखा हुआ है, तो एच क्या है, एच है प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकंड। ये इसकी एक वैल्यू है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर वॉज गूगल इनकॉर्पोरेट एज अ प्राइवेट कंपनी। तो देखो करंट अफेयर अगर आप फॉलो करें फिर मैं वही बात बोलूंगा, तो ये आंसर मैंने यकीन मानो जब भी गूगल आया है तो मैंने आपको बताया है, क्योंकि उसके मैं डिस्क्रिप्शन देता हूं ना तो वहां पर सब कुछ मैं आपको रिवाइज कराता हूं। 1998 में गूगल को बनाया गया था और उसकी सारी डिटेल मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। देखो गूगल को बनाया गया था 1998 में। बनाया किसने था, लैरी पेज और सर्जी ब्राइन ने। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। सीईओ सुंदर पिचाई है। रूथ पेराट है सीएफओ और पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक्रीमेंट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी इन रिलेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी के रिलेशन में जीएसटी होता है। जीएसटी का मतलब होता है जीएसटी नंबर कह लो। तो नंबर देखो, आपने सुना होगा जीएसटी नंबर है क्या भाई तेरे पास, जीएसटी नंबर है, कभी आपने बिजनेसमैन से बात की हो तो जीएसटी नंबर की बात करता है वो। तो यहां पर पहले तो देख लो नंबर कहीं दिख रहा है क्या आपको, 3 जगह दिख गया, ये नहीं है तो इसको काट दो, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद हम पढ़ते हैं तो गूगल एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, हाँ इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, यही मुझे सही सा भी लग रहा है। अगली बात करें तो गूगल एंड सर्विस फॉर इंफॉर्मेशन थोड़ी ना होता, आइडेंटिफिकेशन होता है। गूगल एंड गुड एंड सर्विस टैक्सेशन थोड़ी ना होता, आइडेंटिफिकेशन होता है और टैक्स होता है। सिर्फ सही आंसर क्या हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यही आपका आंसर है। यहां पर आपके लिए आंसर लगा रखा है। जीएसटी के बारे में जितनी भी डिटेल है ना, आप जहां से पढ़ना चाहें पढ़िए, लेकिन मैं अभी यहां पे मैं आपको 15 लाइन कराने वाला हूं, उससे बाहर कुछ नहीं है जीएसटी में। पहला पॉइंट है, सबसे पहले पूरी दुनिया में जीएसटी किसने इंप्लीमेंट की, फ्रांस। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, भारत की जीएसटी किससे रेफरेंस लिया गया है, तो कनाडा से रेफरेंस लिया गया है। जीएसटी को किसने रिकमेंड किया था भारत में, किसने रिकमेंड किया था, तो विजय केलकर कमेटी ने। जीएसटी को कब इंप्लीमेंट किया गया था, 1 जुलाई 2017 को। पहला स्टेट कौन था भारत का, असम। अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। जीएसटी को किस आर्टिकल के अंदर रखा गया है, तो 279 के अंदर इसको रखा गया है। आगे बात करें, 8वां पॉइंट है, जीएसटी काउंसिल को कौन बनाता है, मतलब 2016 में किसने बनाया था, तो प्रेसिडेंट, भारत के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बनाया था। इस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो चेयरमैन है जीएसटी काउंसिल के, आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि जो जीएसटी है, जीएसटी को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत पास कराया गया था, तो 101वां जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसके अकॉर्डिंग इसको पास कराया गया था। और 122वें में इसको पेश किया गया था। जब पेश किया गया था तो 122वां अमेंडमेंट था, लेकिन जब पास हुआ तो 101 था, क्योंकि सारे पास थोड़ी ना होते हैं, कुछ तो भैया रुक जाते हैं ना, जो रुक जाते हैं उनमें भी 122 पूरी काउंटिंग में है, लेकिन जो पास हो चुके हैं वो 101वां जीएसटी वाला था, ठीक है। और 103 वाला कौन था, हमारा ईडब्ल्यूएस वाला था, आप याद रखिएगा। इसके पास 5 जीएसटी स्लैब्स हैं, 0%, 5%, 12, 18 और 28, ठीक है।
जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, ये 13 पॉइंट है, माफ कीजिएगा ये 17 लिख दिया है। जो जीएसटी अपना टैक्स कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसे हम डायरेक्टली पे नहीं करते, हम किसी और को देते हैं। जैसे आप बिस्कुट खरीदने जाओ पार्ले का, तो उसमें जीएसटी लग रहा है कि नहीं लग रहा? क्या आप डायरेक्टली जाके सरकार को पे कर रहे हो? नहीं कर रहे आप। या फिर इनकम टैक्स ऑफिस में पे कर रहे हो? नहीं कर रहे आप। शायद दुकानदार को दे रहे हो, दुकानदार पे कर दे रहा है। तो जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। और अगली बात करें तो जीएसटी क्या है? जीएसटी ने क्या कर दिया है? यूनिफॉर्मली टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरी कंट्री में। मतलब अगर एक सामान में 5% जीएसटी दिल्ली में लग रहा है तो फिर तमिलनाडु में भी 5% ही लगेगा। यह काम किया जीएसटी ने। जीएसटी की बात करें तो टैक्स अपॉन टैक्स को खत्म किया इसने। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप अगर जीएसटी के बारे में पढ़ते हैं तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है रानी की वाव, जो कि आपको मालूम होगा ये हमारे किसी नोट में है। किस नोट में है? 100 रुपए के नोट के पीछे है। अगर मैं सही हूं, बिल्कुल मैं सही हूं, रानी का वाव 100 रुपए की नोट के पीछे है। जो अभी नया वाला हमारा बना है ना, उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है। कब किया था? 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर रखा था यूनेस्को ने। यह है कहां पर? तो गुजरात में है। ये कहां पर है? गुजरात में। आपको याद रखना है। चलिए यहां पर देख लीजिए, 2014 में रानी का वाव जो कि गुजरात में है, उसको यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इस वक्त भारत देश में है कितनी टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो 38 है। कौन कौन सी है? 30 तो कल्चर है, 7 हमारी नेचुरल प्रॉपर्टीज है और 1 हमारी मिक्स्ड साइट है। ठीक है। और अभी जो रिसेंटली में हमारी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है वो है जयपुर सिटी को। आपको मालूम होगा 6 जो हमारी अभी रिकमेंड की गई है, मतलब टेंटेटिव लिस्ट में है। हो सकता है आगे चल के और 6 हमारी बन जाएं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है कि एटलीस्ट 10 लोगों को जरूर आप शेयर करेंगे और एटलीस्ट मेरे करंट अफेयर में आना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको आपके एग्जाम तक रेगुलर इस तरीके की क्वेश्चंस लाता रहूंगा डिटेल में। कम टाइम लूंगा लेकिन आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करे बगैर नहीं जाना है। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।